हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम कैसे मंजर और सब आशा करते हैं स्वस्थ मस्त बेहतरीन जबरदस्त होगा। जैसा कि मैं आपके साथ मौर्य सर और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल FW। तो आप सभी के लिए आज हम अध्याय 5 जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन है। जब अभी तक जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो आज इस क्लास में वो बच्चे ज़रूर देखेंगे, पूरा अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ ही, क्योंकि आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है। मैं वही चीज़ आपको रिवाइज करा रहा हूँ जो आपके इस जैव प्रक्रम टॉपिक से, जो आपके जैव प्रक्रम टॉपिक है, पार्ट है, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं आपको केवल रिवाइज कराने वाला हूँ। वैसे तो पढ़े हो गए आप सभी, अगर नहीं भी पढ़े हो तो मैंने एक अच्छा बेहतरीन PDF बना के तैयार किया है। आप मेरे इस बेहतरीन PDF के थ्रू अच्छे से अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर करते हुए सेशन को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए बढ़ते हैं सीधे अपनी अगली क्लास की तरफ, तब तक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अपना क्लास। आज का क्लास होने वाला है जैव प्रक्रम। जैसा कि आप सभी को पता है आपका अध्याय 5 है, जिसमें से हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें से हम कुछ जान लेते हैं सबसे पहले कि हम जैव प्रक्रम में क्या, मतलब कि क्या होता है, ये प्रक्रिया क्या होती है इसकी। ठीक है, तो देखिए वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सहायता प्रदान करती हैं जैविक या जीवन प्रक्रियाएं कहलाती हैं। जैविक या जीवन प्रक्रियाएं कहलाती हैं, जैसे कि हो गया आपका पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि। ठीक है, जीवों में होने वाली जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं अपचयी एवं उपचयी दो प्रकार के होती हैं। पोषण पाचन तथा श्वसन अपचयी, जबकि प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी क्रिया है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो पोषण होता है और पाचन होता है और श्वसन होता है अपचयी है, जबकि प्रकाश की संश्लेषण जो होती है एक प्रकार की उपचयी क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि ये तो फिलहाल इंट्रो रहा, इसका परिचय रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका होगा पोषण। तो पोषण क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर को गति प्रदान करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो पोषण जैसा कि हेडिंग है, बहुत लोगों ने देखा होगा, और जो बच्चे अभी तक बेहतर ढंग से तैयारी नहीं कर पाए हैं तो वो इस वीडियो के माध्यम से बेहतर ढंग से तैयारी अपनी कर सकते हैं। अभी तो हम लोग फिजिक्स का रिवीजन खत्म कर चुके हैं, बायोलॉजी का रिवीजन कर रहे हैं। जैसे फिजिक्स बायोलॉजी का रिवीजन खत्म होगा वैसे मेरे साथ ही एक फास्ट ट्रैक रिवीजन के साथ आपको महामैराथन क्लास भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पे फॉलो किए रहोगे, सब्सक्राइब किए रहोगे, बेल आइकन की घंटी दबाए रहोगे तो आपको जरूर वो वीडियो पहुंच जाएगी आप तक। ठीक है, तो सभी पोषण क्या है? सभी जीवों को जीवित रहने के लिए तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होगी? भोजन से प्राप्त होगी। अतः जीवन द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थ का पाचन पोषक तत्व को प्राप्त करने की क्रिया हो या प्रतिक्रिया हो को ही हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अगर आ जाए सिंपली पोषण लिखने के लिए तो इतना आप लिख सकते हैं कि सभी जीवों में जीवित रहने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये रहा आपके पोषण के बारे में। आगे देखिए पोषण की विधियाँ। पोषण की विधियाँ यह दो प्रकार से होती है। नंबर 1 होता है स्वपोषी पोषण और नंबर दूसरा होता है आपका स्वपोषी, पहला होता है। नंबर दूसरा आपका पोषण होता है विषम पोषी पोषण। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्वपोषी पोषण देखते हैं। स्वपोषी पोषण क्या होता है? तो इनमें जीवन अपना भोजन, जीव, ठीक है, इसमें जीवन नहीं, सॉरी, जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। जो स्वपोषी पोषण होते हैं इसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। यह प्रक्रम दो प्रकार से होती है। ठीक है, ये प्रकार कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से। नंबर 1 रसायन स्वपोषी क्या होता है? इतना ध्यान रखिएगा, ये सब टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। रासायनिक स्वपोषी क्या होते हैं? रासायनिक स्वपोषी तो भोजन के संश्लेषण के लिए कुछ जीवाणु कार्बनिक पदार्थ जैविक ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा को ही प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अतः यह क्रिया रसायन संश्लेषण कहलाती है। जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस आदि जीवाणु हैं।
ठीक है। नंबर दूसरा है प्रकाश स्वपोषी, ठीक है। प्रकाश स्वपोषी क्या होता है, तो इसमें अधिकांश हरे पादप आते हैं। प्रकाश स्वपोषी में हरे पादप होते हैं, जैसे प्रकाश की सूर्य की उपस्थिति में वे अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पादपों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वो कौन सा समीकरण है, तो आइए उस समीकरण को भी हम इसी में देखेंगे। उदाहरण के तौर पे आप मानिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो 2 प्लस आपको पता है 12 ये, ठीक है, 1 मिनट, H2 गिव्स आउट, ठीक है। यहाँ पे जो रहेगा सूर्य का प्रकाश, पर्ण हरित जिसको बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश, यहाँ ध्यान रखिएगा, सूर्य का प्रकाश होगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 और प्लस में क्या बनेगा मेरे साथी, 6H2O प्लस 6O2। सबका नाम आपको पता ही होगा। यह आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, और ये आपका जल हो गया, और ये आपका O2 ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सूर्य के इसकी समीकरण होती है, ठीक है। जैसा कि हमने दिया कि हरित, पर्ण हरित से ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज से C6 जल बनता है, और क्या होता है, हमें प्राप्त होता है ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से वे प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम जो होता है, प्रकाश संश्लेषण, इस तरह से प्रकाश स्वपोषी भोजन अपने इसी तरह से बनाते हैं। इसका ये समीकरण रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कमेंट में एक प्यारा सा लाइक का बटन भेज दीजिए ताकि मुझे ये समझ सकूं कि मेरे सभी विद्यार्थी को ये बात समझ में आ चुकी है। अगला टॉपिक आपके लिए है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम देखिए तो पादप में प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो हरी पत्तियां हैं, पत्तियों में क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। यह पत्तियों में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। जैसा कि अभी एक क्वेश्चन बताया मैंने कि पत्तियों में अगर पूछ ले कि क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये भी पूछ ले कि क्लोरोफिल अत्यधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। ये बात आपको भूलना नहीं है, ठीक है। पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की मुख्य 3 घटनाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की 3 घटनाएं होती हैं। वे घटनाएं कौन कौन सी है, तो जरा ध्यान से देखिए। अवशोषण की घटनाएं, एक पहली घटना है अवशोषण की, ठीक है। पर्णहरित या पर्णहरित द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। ये बात आप भी जानते हैं। नंबर दूसरा क्या घटना होती है, नंबर दूसरा घटना होती है रूपांतरण का। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण एवं जल H2O, ये H2 है, टाइपिंग आपकी उस तरफ से नहीं हो पाई है जैसे कि लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन आप समझ जाइएगा। H2O जल का O2 यानी ऑक्सीजन एवं H+ में टूटना होता है, ठीक है। अतः प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया मुक्त O2 का स्रोत जल है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। नंबर तीसरे पर है आपके अपचयन, ठीक है। क्या है अपचयन, O2 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन होना, ठीक है। ये सब क्या है, प्रकाश संश्लेषण के मुख्य 3 घटनाएं होती हैं। तो ये मुख्य 3 घटनाएं हैं। अगर मुख्य 3 घटनाएं में पूछे तो इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपके पास शानदार नज़ारे के साथ देखने को मिल रहा है कि पत्तियों की अनुप्रस्थ काट क्या होती है। पत्तियों की अनुप्रस्थ काट के बारे में बात करें तो आपको पॉइंट वाइज हमने लिख के दिया है। नंबर 1 पॉइंट पर है कि पत्तियों की अनुप्रस्थ काट में मृदोत्तक कोशिकाएं यानी कि जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं से बनी होती हैं। बाहरी
एक कोशिकीय परत होती है। बाहर में क्या होता है, एक कोशिकीय परत होता है जिसे अधिचर्म या बाह्य त्वचा कहते हैं, जिसे अधिचर्म या बाह्य त्वचा कहते हैं। नंबर दूसरा है बाह्य त्वचा पर अतिसूक्ष्म, अतिसूक्ष्म यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है लिखने में, ठीक है, लेकिन जान जाइए, समझ जाइएगा। अतिसूक्ष्म छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान इन्हें क्या कहते हैं, जो छिद्र होता है उसे रंध्र कहते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान यह छिद्र क्या होते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये छिद्र अपने आप खुल जाते हैं और इसके द्वारा गैसों का विनिमय होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता ना होने पर यह छिद्र बंद हो जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है तो ये छिद्र अपने आप बंद हो जाएगी। नंबर तीसरा है काट में कि रंध्रों में दो सेम मतलब आपने सेम की सब्जी खाई है ना, इसी प्रकार से सेम के बीज के आकार के, ठीक है, बीज के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसा कि आपने सेम खाया होगा तो सेम की बीज कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन होता है, मैंने देखा है, ठीक है। आपने भी देखा होगा, सेम की सब्जी भी खाई होगी, सबके यहाँ बनता है, ठीक है। तो इसी के बीज के आकार का होता है जो आपके रंध्रों होता है, ठीक है। इस कोशिकाओं के भीतर भित्ति मोटी तथा बाहर की भित्ति पतली होती है। जो आपके अंदर की भित्ति होती है वो भीतर की भित्ति होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, और बाहर की जो भित्ति होती है वो पतली होती है। क्या ये बात समझ में आई मेरे सभी विद्यार्थियों को? फटाफट एक लाइक का बटन दबा के मुझे तुरंत सूचित करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, ठीक है। आगे देखिए, नंबर दूसरा इसी में कि ये अभी आपने पढ़ा स्वपोषी पोफड़। अब इसी में है पोफड़ की दो प्रकार की होती है, आप जानते हैं। नंबर दूसरा है इसमें विषम पोषी पोफड़। विषम पोषी पोफड़ के थ्रू कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। विषम पोषी पोफड़ क्या होता है, तो स्वपोषियों के विपरीत, स्वपोषियों के ये विपरीत होते हैं, ठीक है। जीवधारी अपने भोजन पदार्थ का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, लेकिन ये जीवधारी अपने भोजन के निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं तथा भोजन के लिए अन्य जीव या स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव पर कहलाते हैं, जो ऐसे जीव होते हैं वो परपोषी जीव कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परपोषी जीव कहलाते हैं तथा पोफड़ की यह क्रिया, जो पोफड़ की यह क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, पोफड़ कहलाता है, ठीक है। पोफड़ की यह क्रिया जो पोफड़ कहलाता है। कौन सी पोफड़? विषम पोषी पोफड़, ठीक है। परपोषी जीव निम्न प्रकार के होते हैं। अब प्रपोषी जीव कौन से होते हैं इतना भी ध्यान रखिएगा, एक दो उदाहरण भी देना पड़ेगा। परपोषी जीव तो वैसे निम्न प्रकार के होते हैं मेरे साथी। अब पहला आप देख सकते हैं प्राणी संभोजी। जो प्राणी संभोजी होते हैं जैसे कि हो गया आपका अमीबा, मानव आदि, ये क्या है, प्राणी संभोजी जीव हैं, ठीक है। चलिए आगे भी देख लेते हैं इसी में। नंबर दूसरा है परजीवी, जैसे फिताकृति, कृमि, अमरबेल, जोंक, खटमल आदि, ये परजीवी जीव हैं, ठीक है। मृतोपजीवी जीव कौन से हैं, तो जैसे कि कवक, कुछ जीवाणु, ईस्ट, मशरूम आदि, ठीक है, मशरूम आदि, ये क्या है, मृतोपजीवी जीव हैं। क्या ये बात सभी मेरे विद्यार्थियों को समझ में आया? फटाफट बताइए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं रुकना चाहिए, एक बार ये वाला इमोजी जरूर सेंड कीजिएगा हमें, कमेंट में ये वाला इमोजी जरूर सेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे अपनी अगली क्लास के अगली टॉपिक की तरफ। चलिए अब बात आती है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा में पोषण किससे होता है, ठीक है। इतनी सुबह क्लास लेने का मेन कारण है मेरे साथी, क्योंकि आज रात भर मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे उत्सुकता थी कि मैं आज बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो इतना मेहनत मैंने करके रात को आप सभी के लिए PDF बनाया हूँ, तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है मेरे साथी। लाइक करते रहिएगा तभी मेरा मन लगेगा, मोटिवेशन मिलती है इससे। आइए देखते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा एक प्राणी संभोजी प्रकार का अंतःकोशिकीय, ये अंतःकोशिकीय पोषण पाया जाता है। किसमें? अमीबा में, ठीक है। जो कि एक अंगुलीनुमा कूट पादाप द्वारा होता है। यह जल के साथ आए भोजन
के कणों को क्या करता है, जल के साथ जो भोजन आए होते हैं उस कणों को कोशिका की तरह अग्र अंतर्ग्राहित कर लेता है। तत्पश्चात अपचित भोज्य कणों को कोशिका भित्ति द्वारा बाह्य क्षेपित कर देता है। बाह्य क्षेपित मतलब निकाल देता है। ठीक है, अब देखिए मानव में जो पोषण होता है वो किस प्रकार, मानव पोषण किस प्रकार से करता है, ये सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे साथी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में ले जाने वाले योग्य उपयुक्त सरल पदार्थ के रूप में अपघटित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। ठीक है, पाचन भी पूछ सकता है तो आप यही लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर के द्वारा प्रयोग में ले जाने वाले योग्य उपयुक्त सरल पदार्थ के रूप में अपघटित करने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। इस क्रिया को करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र होता है। क्या होता है, संपूर्ण तंत्र होता है। उस संपूर्ण तंत्र को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा इसी में कि इस पाचन तंत्र में भोजन का पाचन विभिन्न प्रकार के पाचक विकरो या एंजाइम्स की सहायता से होती है। इन पाचक एंजाइम का स्त्राव इसी पाचन तंत्र में उपस्थित पाचक ग्रंथियां करती हैं। अतः अध्याय की सुविधा हेतु मानव में पाए जाने वाले पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 क्या है, आहार नाल के रूप में, नंबर 2 है पाचन ग्रंथियां के रूप में। ये बात आप विशेष प्रकार से ध्यान रखिएगा। अगर आता है कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है तो आपको इतना चीज़ें लिखना होगा। ठीक है, आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बात आती है कि आहार नाल क्या है। ठीक है, आहार नाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो आपका आहार नाल टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है भी, आहार नाल के बारे में जानेंगे। तो आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, यह मुख्यतः मुंह गुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत में विभक्त होती है। ये छोटी आंत तथा बड़ी आंत में विभक्त होती है। नंबर 2 इसमें देखिएगा मुंह गुहा। तो मनुष्य की मुंह गुहा में निम्न 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब दांतों के बारे में भी आप समझ लीजिएगा वो कौन कौन से दांत हैं, तो आपको चित्र के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। देखिए दांतों के प्रकार, प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या, दांतों के कार्य। या आप जानते हैं कृंतक जो दांत होते हैं, आपके पहला दांत होता है कृंतक दांत होता है जो कि 2 जोड़ी होता है, यानी कि 4 होते हैं, जो क्या कार्य करते हैं, भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। ठीक है, आइए दूसरा होता है रदनक 1 जोड़ी होता है आपके दांत 4 प्रकार के होते हैं। नाम भी याद कर लीजिएगा कितने होते हैं जोड़ी, ये और क्या कार्य है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो रदनक 1 जोड़ी होता है यानी कि 2। ये क्या कार्य करता है, भोजन को चीरना फाड़ना इसका काम होता है। अग्रचौड़क ये 2 जोड़ी होता है यानी कि 4। ठीक है, और इसको अग्रचौड़क एक होता है और एक होता है चौड़क। ठीक है, चौड़क की 3 जोड़ी होता है यानी कि 6 दांतें होती हैं, और अग्रचौड़क जो होता है वो 2 जोड़ी होता है यानी कि 4 होते हैं। ये जो अग्रचौड़क जो होता है वो भोजन को चबाने व पीसने का कार्य करते हैं ये दोनों। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से देखिए इधर कि वयस्क मनुष्य का दांत सूत्र, ये वयस्क मनुष्य का दांत सूत्र है मेरे साथी। ये देखिए, याद करने की आवश्यकता हो तो जरूर कीजिएगा, नहीं तो वैसे इतना पूछा नहीं जाता है। देखिए दांत सूत्र में आई जो है वो कृंतक है। यहाँ देखिए इसमें जो अल्फ़ाबेट A C जो लिखा है ये कौन कौन से दांत, इसको कैसे पहचानोगे। जो ये आपका L है, ठीक है, L जो है वो कृंतक है, C है वो रदनक है, PM जो लिख रहा है अग्रचौड़क है, एवं M जो लिख रहा है वो चौड़क है। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं, शिशुओं के बारे में जान लेते हैं कि शिशुओं में किस प्रकार के दांत होते हैं।
तो आप जानते हैं कि जो शिशु होते हैं, जो शिशु में दूध का 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? शिशुओं में दूध का 20 दांत होते हैं। शिशु आप भी थे कभी और मैं भी था कभी। तो हमारे दांत कितने थे? दूध के दांत कहते हैं ना कि टूट जाएगा तो वो टूट जाता है, बाद में दूसरी दांतें आती हैं। तो वैसे ही 20 दांत शिशुओं में होती हैं। इनमें अग्रचौड़क ठीक है का अभाव होता है, जिससे भोजन का स्वाद बताने तथा लार मिलाने की सहायता करता है जिसमें, ठीक है। अब आती है बात ग्रासनी की। ग्रासनी क्या है? यह मुख गुहा के पिछला भाग है। ग्रासनी घंटी द्वारा पत्ती के समान लटकी हुई होती है। जैसे आप मुंह खोलते हो तो आप देखे हुए घंटी के जैसे, पत्ती के जैसे एक चीज़ लटकी होती है, ठीक है, लटकी हुई होती है। उपस्थित की बनी रचना घंटी ढक्कन पाई जाती है, ठीक है। इसकी जो बनी रचना होती है वो घंटी के ढक्कन के रूप में पाई जाती है, जो भोजन को निगलते समय घंटी द्वार को ढक देता है। जैसे हम भोजन को निगलते हैं तुरंत हमारी क्या करता है वो जो द्वार होता है उसको बंद कर देता है। इसी के साथ देखते हैं अगला टॉपिक, ग्रसिका क्या होती है? यह एक संकुचनशील पेशीय एवं नालिकानुमा संरचना होती है जो आमाशय से जुड़ी होती है। जो आमाशय से क्या होती है? जुड़ी होती है। अब बात आती है आमाशय की। तो आमाशय आप जो जानते हैं, आमाशय एक जे आकार की संरचना होती है। क्या होती है? जे आकार की थैली नुमा संरचना होती है। आमाशय में उपस्थित आकाशिक या जठर ग्रंथि से जठर रस का स्त्राव होता है। अब बात आती है छोटी आंत के बारे में, ठीक है। तो छोटी आंत के बारे में जान लीजिए कि यह मनुष्य में आहार नाल का सबसे संकरा तथा सबसे लंबी 6 से 7 मीटर लंबी ये क्या होती है? भाग होती है। इसको आंतरिक रचना के आधार पर ग्रहणी, माध्यंत्र तथा कशुद्रांत्र या शेषांत्रा में बांटा जाता है। अतः इनमें भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। इसमें भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण दोनों होता है। अब बड़ी आंत के बारे में ध्यान दीजिएगा। तो जो आपके बड़ी आंत होती है यह लगभग 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा संरचना है। बड़ी आंत 3 भागों में, जैसे कि सीकम हो गया, कोलन हो गया तथा मलाशय में बटी हुई होती है, ठीक है। इस भाग में पचे हुए भोजन तथा जल का अवशोषण होता है। जो पचे हुए भोजन होते हैं जल का भोजन होता है और जल का अवशोषण होता है। और इसके साथ ही अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह अपचित भोजन को क्या करता है? शरीर से बाहर निकाल देता है। और बहुविकल्पीय में आ सकता है। छोटी आंत की लंबाई तो 6 से 7 मीटर, बड़ी आंत की लंबाई तो 1.5 मीटर। ये विशेष प्रकार से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिए, पाचन ग्रंथियों के बारे में हमने कुछ है यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से है तो इसको भी देखते चलेंगे। पाचन ग्रंथियाँ, ठीक है। पाचन ग्रंथियाँ मनुष्य की मुख्य पाचक ग्रंथियाँ निम्नलिखित तालिका में दी हुई है। यहाँ पे देख लीजिए, पहला है क्या, मतलब कि ये हेडिंग डाला हुआ है पाचन ग्रंथि, उसकी स्थिति, स्त्राव, एंजाइम्स, पचित भोजन, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं लार ग्रंथियाँ जो मुख गुहा में होती है, जो लार को स्त्राव करती है। एंजाइम्स, लारीय एमाइलेज होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं? स्टार्च परिवर्तित करता है, ठीक है, स्टार्च में परिवर्तित करता है, ठीक है। नंबर इसी में अगला है जठरीय ग्रंथि। क्या है? जठरीय ग्रंथि जो आमाशय में होता है से होता है, जठर रस प्राप्त करता है। पेशपन रेनिन व लाइपेज नाम का एंजाइम ये छोड़ता है, ठीक है। प्रोटीन, दूध, वसा, ठीक है, प्रोटीन, दूध, वसा, ये सब भोजन का ये सब पाचन कर लेता है। जठर ग्रंथियाँ हो गई। आगे बढ़ते हैं। यकृत शरीर की पित्त रस सबसे बड़ी ग्रंथियाँ होती है। भार लगभग 1500 ग्राम होता है, ठीक है। इसका जो भार होता है 1500 ग्राम होता है,
ठीक है। अब देखिए इसका सबसे ये क्या करता है, बड़े वसा बिंदुओं का इमल्सीकरण करता है। ठीक है। अग्न्याशय में देख लीजिए, अग्न्याशय एक रस व हार्मोन्स इंसुलिन, ठीक है, जो एंजाइम इसका जो होता है एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन काई क्या है काई मोट्रिप्नोजन, ठीक है, ये होता है। आगे देखते हैं अगली ग्रंथियाँ। आंत्रिय ग्रंथियाँ जो आंतरिक रस प्रदान करती हैं, जो कि छोटी आंत होती है। ठीक है। इसमें इतने प्रकार की आपके क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये पाचन इस चीज़ों का करती है। ये सब आपको विशेष प्रकार से ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आपके समक्ष है, क्या है कि भोजन के पाचन की क्रिया विधि क्या होती है। तो यह 5 चरणों में होती है। ये भोजन की जो पाचन होती है वो 5 चरणों में होती है। पहला चरण क्या है कि इसमें अंतर्ग्रहण जो होता है, इसमें भोजन को चबाना, आमाशय से भोजन की लुगदी बनाना, आहार नाल में क्रमाकुचल गति के कारण भोजन को आगे खिसकाना, भोजन को आगे मतलब कि आगे की ओर ले जाती है। ये सब बातें सम्मिलित है इसमें। नंबर 2 है पाचन। पाचन क्या है, तो इसके अंतर्गत पाचन ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित रस एवं एंजाइम से जटिल घुलनशील भोज्य पदार्थ को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देते हैं। ये जटिल से सरल इकाइयों में ये क्या करता है, तोड़ देता है। और नंबर तीसरा, ये 5 चरण में होते हैं। और नंबर तीसरा चरण देखिएगा, नंबर तीसरा चरण है अवशोषण। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल तथा न्यूक्लियोटाइड के अंतिम उत्पादों का अवशोषण रसंकुर के भीतर उपस्थित रुधिर कोशिकाओं में, जबकि वसा के अंतिम उत्पाद का अवशोषण शलिका वाहिनियों द्वारा होती है। नंबर 4 है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या है, इसमें पचे हुए भोजन कोशिका के जीव द्रव्य में पहुँचने के बाद उसी में विलीन हो जाती है। नंबर 5वां आप सभी के समक्ष देखिएगा। नंबर 5वां मल विसर्जन। आखिरी है कि मल विसर्जन, तो पाचन समाप्त होने के पश्चात आहार नाल में कुछ अपशिष्ट पदार्थ शेष रह जाते हैं। ठीक है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ क्या रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं, जिनका पाचन तंत्र नहीं हो पाता है, अतः इसका मानव शरीर उत्सर्जन कर देता है। ठीक है, मानव शरीर उत्सर्जन कर देता है। तो आज सभी के लिए, आज के लिए यही था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैराथन जिसको नहीं कह सकते लेकिन ये कह सकते हैं कि फास्ट ट्रैक रिवीजन था। ठीक है, ये क्या था, फास्ट ट्रैक रिवीजन था। मेरे साथी आज आपका जैव प्रक्रम फास्ट ट्रैक रिवीजन, यानी हमने केवल रिवीजन किया, जितना टॉपिक हमने रिवाइज किया इतना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी था। अगर आप इतना रिवाइज कर दें तो इसमें से आपको इसी में से क्वेश्चन आने वाले, इतना समझ लीजिए कि इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब अगला अध्याय 6 जो है उसको हम कल की क्लास में रिवाइज करेंगे। तब तक मिलते हैं एक नई जानदार शानदार बेहतरीन ढंग से क्लास में। बाय बाय, टाटा। सेशन को शेयर करके, लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।